मेरे सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। साथियों, मैं हूं नगेंद्र, आपका शिक्षक साथी। साथियों, आज हम ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारे शिक्षक साथियों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि ध्यानाकर्षण शिविर क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आ रहे होंगे। तो इसके बारे में कि ध्यानाकर्षण शिविर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में यह भी होगा कि आकलन प्रपत्र क्या है, इसका निर्माण कैसे करना है, क्यों करना है। इस तरह के प्रश्नों का हम सहजता से उत्तर देंगे ताकि आप आगामी योजना ठीक प्रकार से तैयार कर सकें। क्योंकि जैसे ही आपके विद्यालय रीओपन होंगे, ये सभी योजनाएं जैसे शिक्षक डायरी है, छात्रों के आकलन प्रपत्र हैं, शिक्षण योजना है, और आप तैयार भी कर रहे होंगे। टीचिंग प्लान आप तैयार कर रहे होंगे बखूबी, आपकी समझ में भी आ रही होंगी। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने आपको टीचिंग प्लान के बहुत आसान मेथड अच्छे तरीके से प्रॉपरली आपको बताए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो आपका मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण, उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बहुत जरूरी करनी है। क्योंकि विद्यालय जैसे रीओपन हो जाएंगे, आपका कार्य बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। आपके ऊपर एक तरह से काम करने का प्रेशर बन जाएगा कि तुरंत आपको टीचिंग प्लान भी तैयार रखने हैं, बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र बनाने हैं, हर कक्षा का बनना है, हर विषय का अलग बनना है। ये सब चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ जाएंगी। इसलिए आज से ही आप तैयार करिए, जिससे कि आपको जैसे ही विद्यालय खुलते हैं तो आप आसानी से अपने कार्य को कर सकें, आपको कोई भी कंफ्यूजन या दिमाग में टेंशन नहीं होगा। तो आइए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप अभी तक समझ नहीं सके हैं, हम आप उनका विश्लेषण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस तरह अलग है। आप ये पूछ रहे होंगे अपने दिमाग में या साथियों से पूछ रहे होंगे कि ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा जैसे आप पढ़ाते आ रहे थे अब तक कक्षाओं में, अब आप कह रहे हैं कि ये ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा क्या होगी, किस तरह से इसको चलाना है हमें। तो आप समझिए इसको, ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। क्योंकि जब आप सामान्य शिक्षण कर रहे हैं तो आपको यह आकलन नहीं हो पाएगा कि किस बच्चे की दक्षता कितनी है। इसलिए आपको उन बच्चों को, जो भी आपका तीसरी क्लास का है, चौथी का है, पांचवी का है, उस बच्चे के आपको दक्षता को अपने आकलन प्रपत्र के माध्यम से ये जांच लेना है और उसी आधार पर आपको ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना है। यदि इसके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं मान लीजिए, तो इसमें संदेह है कि यह बच्चों को मदद करने वाला हो। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों का स्तरवार समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। तो अब आपकी समझ में ये बात आई होगी कि ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा से, जो शिक्षण कार्य सामान्य कक्षा का, उससे किस तरह से अलग है। यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएंगी। ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएंगी? नहीं, अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर उन बच्चों के साथ कार्य करेंगे जिनका अधिगम स्तर कक्षा रूप नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अलग से कोई कक्षा नहीं लगानी है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे और कक्षा के अनुरूप ही आप उनको पढ़ाएंगे। जो कक्षा के अनुरूप ही, जिस तरह के बच्चे हैं, जिस तरह की उनकी दक्षता है, उसी के अनुसार आपको अपना शिक्षण योजना बना करके उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है तीसरा प्रश्न। आप ये सोच रहे होंगे, ये पूछा जाता है कि ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा। ध्यानाकर्षण तकनीक से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा। आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम पर आधारित है तथा लर्निंग आउटकम दक्षता आधारित होता है। तो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। असल में चुनौती तो यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे। अब उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है, यदि बच्चा आपका वर्ण नहीं पहचान कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा, भाग और बीजगणित के सवालों को कैसे हल कर पाएगा। ये परिस्थितियां एक शिक्षक के लिए काफी कठिनाई पैदा करती हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी कक्षा के बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तरों को जाने तथा उसी अनुरूप शिक्षण योजना बनाकर विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करें। इससे निश्चित ही बच्चे कक्षा एवं विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम
वो हासिल कर सकेंगे। तो अब बात आपके समझ में आई होगी कि ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, हो जाएगा। और आप यदि उसी आधार पर चलेंगे, बच्चे की सबसे ज़्यादा जरूरत वही है कि वो सीख जाए और लर्निंग आउटकम के आधार पर आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट बात आती है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि पिछली कक्षा के शिक्षकों ने तो ठीक से काम नहीं किया। ये आपस में हम करते हैं बातें यदि कि भाई उसमें तीसरी के जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाए हैं, अब वो किताब कैसे पढ़ेंगे चौथी क्लास में आकर के। तो एक शिक्षक हमारे साथ ही दूसरे शिक्षक से ये बात करता है या एक दूसरे पर हम ये आरोप लगा देते हैं कि पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया, तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है, इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उस टीचर की होनी चाहिए। तो इसे सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए आपको। यह हर शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करें, क्योंकि यह कोई समाधान नहीं है इस समस्या का कि पहली कक्षा में वो कुछ नहीं सीखा है और क्या सीखेगा वो। हमको बेहतर तरीके से उन्हें सिखाने में मदद करनी है, इसके लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना होगा। ध्यानाकर्षण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण ऐसा ही एक प्रयास है कि जो बच्चे आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं जान पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये ध्यानाकर्षण शिविर है, जिससे कि वो सामान्य जो बच्चे हैं जिनकी दक्षताएं ठीक हैं उनके लेवल में आकर खड़े हो जाए। एक प्रश्न बहुत पूछते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप सतत आकलन करने को क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जैसे शरीर से रक्त को, नदी से उसके प्रवाह को और समुद्र से उसकी गहराई को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सतत एवं व्यापक आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। अच्छे शिक्षक अपने बच्चों की सीख का लगातार आकलन करते रहते हैं। यह आपने देखा होगा कि जो अच्छे शिक्षक हैं वो लगातार अपने बच्चों का आकलन करते हैं ताकि वह उनके बेहतर सीखने के लिए जरूरी प्रयास करते रहें, और यही सतत आकलन है उनका। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रश्न और आता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण नेक्स्ट आता है हमारा, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा। आरंभिक जो परीक्षण आप करेंगे बच्चों का, जो आप अपने आकलन प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, तो इसे कौन तैयार करेगा। तो आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र शिक्षक ही तैयार करेंगे, कोई ऊपर से नहीं करने वाला कि आपके पास कोई आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र बनकर आएगा, ये आपको तैयार करना है। आपकी समझ के लिए इस मॉड्यूल में जो आधारशिला है, आधारशिला जो मॉड्यूल है उसमें और ध्यानाकर्षण, इनमें 4 ऐसे परीक्षण प्रश्न पत्र दिए गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर आपको आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र तैयार करना होगा। नेक्स्ट बात आती है, हमारा अगला जो प्रश्न है कि क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर प्रत्येक बच्चे को देना होगा। आप जो प्रश्न पत्र तैयार करेंगे क्या वो प्रत्येक बच्चे को देना होगा, शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, ये बात आती है। तो अच्छा हो, ये तो अच्छी बात है, अच्छा होगा कि यदि वह प्रत्येक बच्चे को अलग से मिल जाए। आप जो आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र तैयार खुद करेंगे वो आप हर बच्चे को दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आवश्यक फंड विद्यालय ग्रांट से मिल सकता है, विद्यालय में जो ग्रांट है आप उससे पैसे से आप ये प्रपत्र प्रिंट करा सकते हैं। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं, चलो वो व्यवस्था नहीं है तो श्याम पट पर भी आप प्रश्नों को लिख करके जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा 8वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ तो कमजोर बच्चे आते हैं, वे कैसे सीखेंगे। ये भी प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं, बच्चा कभी गया नहीं है स्कूल, तीसरी क्लास में दाखिला हो गया है, चौथी में हो गया है, तो इस तरह के जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें कैसे सिखाएंगे। तो देखिए, ये एक भ्रांति है हम लोगों की कि हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं, वास्तव में कोई बच्चा कमजोर होता ही नहीं है। कोई किसी विषय में प्रवीण होता है तो कोई किसी और विषय में होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे आप जब विद्यालय में देखेंगे तो वो किसी न किसी अपने एक प्रमुख सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जरूर रखेगा, उसे बहुत सारा ज्ञान व्यावहारिक भी होगा। क्या मछली पेड़ पर चढ़ जाती है, पर क्या वह पानी में बहुत अच्छे ढंग से तैरती नहीं है। मानकर चलिए एक उदाहरण हम लें कि क्या मछली पेड़ पर चढ़ जाती है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो बड़ा जटिल कार्य होगा ही नहीं उससे, पर क्या वह पानी में बहुत अच्छे ढंग से तैरती है। यही तरीका है कि बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे बच्चे कि जो किसी कार्य में बहुत प्रवीण और दक्ष होंगे। और ले जैसे एग्जाम्पल कि क्या कोई खरगोश पानी में वैसे तैर लेता है जैसे कि कछुआ। क्या सचिन तेंदुलकर विज्ञान विषय में अपनी कक्षा में अव्वल आते थे, लेकिन क्या वे विश्व के महान बल्लेबाजों में नहीं गिना जाता उनको। तो फिर कौन तेज और कौन कमजोर है, इस तरह से हम ये आरोप एक बच्चे पर नहीं लगा सकते। वास्तव में हमारा नजरिया ही किसी को तेज या कमजोर बनाता है। आप बच्चों को कार्य करने का अवसर दें, ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे कार्य करने में रुचि लें, फिर सीखना तो स्वतः ही हो जाता है, वो सीखता चला जाएगा। तो एक शिक्षक का कार्य बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, कार्य करने आदि का अवसर देना है एक शिक्षक को, जिससे कि उस बच्चे की जो वास्तव में कौशल है, उसके अंदर स्किल है, वो निकल कर आए और उसको एक शिक्षक पहचान पाए और उसके अनुरूप कार्य करे। एक प्रश्न भी आता है, बड़ा इंटरेस्टेड है, जो माता पिता हैं बच्चे के, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं कि वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से उन्हें पढ़ा पाएंगे।
देखिए, सर्वप्रथम तो हमें अपनी कर्तव्यों को व दायित्वों पर के प्रति सजग रहना है। जैसा कि ये चल रहा है, सबको यही कहा जाता है कि भाई अपने दायित्वों के प्रति सजग एवं ईमानदार रहना है। हम यह सतत आकलन करते रहें कि हमें जो कार्य करने हैं हमने किए या नहीं, ये मूल्यांकन आपको लगातार करना होगा। आपका स्वयं पर अधिकार और नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष तो यह है कि आप अपनी मॉनिटरिंग स्वयं करें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात रही बच्चों के माता पिता की, तो आप उनसे बात करके प्रोत्साहित कीजिए, नियमित वो विद्यालय को भेजें, बच्चे के स्तर के बारे में बताएं कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और वो आगे चलकर अच्छा अपना शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे स्थान को ले सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टेड है ये भी, क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? जैसे कि कोई भाई और टीचर से पढ़वा सकते हैं कि आपने विद्यालय में, मान लीजिए अध्यापक कम हैं, इतनी कक्षाएं हैं, अध्यापक 2 ही हैं, किस तरह से हम करेंगे? तो हो सकता है कि अवश्य समुदाय या गाँव में ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की यदि मान लीजिए गाँव में पढ़े लिखे हैं तो 1 या 2 घंटे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य में हमें दे सकते हैं, तो लें, उनकी मदद ले सकते हैं। आप उनकी अवश्य बात करें तथा उनके पास उपलब्ध समय के अनुरूप विद्यालय में बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यानाकर्षण तकनीकी संख्या 12 में इस पर विस्तार से बात की गई है, आप देख सकते हैं उसमें। तो ये सारे प्रश्न आपने देखे, अब आपके दिमाग में बहुत सारी तस्वीर। तो शिक्षक साथियों, अब आपके ये सभी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, जो ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में, आकलन प्रपत्र के बारे में, ये सब किस तरह से हमें शिक्षण कार्य करने हैं, ये सब बातें आप समझ गए होंगे। आगे हम आपको एक आकलन प्रपत्र के बारे में, उसके ब्लूप्रिंट के बारे में, शिक्षक डायरी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लेटेस्ट वीडियो हम इन्हीं तीनों मॉड्यूल से संबंधित ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षक संग्रह से संबंधित जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों।